अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे आप जानते हैं कि हम समाजी साइंस मज़मून में हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद सबक पढ़ रहे हैं। इस सबक से बहुत सी मालूमात हम इससे पहले के वीडियोज़ में हासिल कर चुके हैं। जैसे हिंदुस्तान में आने वाली 4 अक़वाम, जैसे पुर्तगीज़, डचस, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी हमने पढ़ लिया है, और कर्नाटक की पहली जंग को भी हमने पढ़ लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लिहाजा आप वहां से इससे पहले के वीडियोस हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज कर्नाटक की दूसरी जंग पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए, कर्नाटक की जंगें क्या होती हैं। कर्नाटक की जंगें वो हैं जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान लड़ी गई जंगें। उन जंगों को कर्नाटक की जंगें कहा जाता है। आइए दूसरी जंग क्या है देखेंगे। कर्नाटक की दूसरी जंग 1749 से 1754 तक, मतलब 1749 टू 1754 तक, ये कर्नाटक की दूसरी जंग का वक्फा है। ये कर्नाटक की दूसरी जंग की वजह क्या थी? कर्नाटक की दूसरी जंग की अहम वजह यही थी कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी हिंदुस्तान की देसी रियासतें, जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उनकी सियासत में दखलंदाजी करना ही कर्नाटक की दूसरी जंग की वजह बनी। जैसे शाजी एक शख्स था जो तंजावर का असल दावेदार था। असल उसको गद्दी पे बैठना था तंजावर की, लेकिन प्रताप सिंह एक शख्स है, वो उस गद्दी पे बैठा हुआ होता है। शाजी चाहता है कि मैं अपना हक हासिल करूं, और प्रताप सिंह को तंजावर की गद्दी से हटाकर, तंजावर के तख्त से हटाकर मैं तख्त पे बैठ जाऊं, शाजी चाहता है। प्रताप सिंह को हटाना चाहता है। तो शाजी ये प्रताप सिंह को हराने के लिए, प्रताप सिंह को तंजावर की गद्दी से उठाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद चाहता है। अंग्रेज़ों से एक मुआहिदा कर लेता है और कहता है कि भाई आप मेरी मदद कीजिए और मुझे तंजावर का तख्त दिलवा दीजिए, तो मैं आपको देवी कोटाई नामी शहर आपको दूंगा, यानी अंग्रेज़ों को दूंगा। तो मुआहिदा तय होता है और अंग्रेज़ तंजावर शहर पे मुहासरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाते, नाकाम हो जाते हैं। उस वक्त का तंजावर का जो गद्दी पे पहले से ही बैठा हुआ था शख्स, राजा जिसका नाम प्रताप सिंह था, उसने अंग्रेज़ों से मुआहिदा कर लिया कि भाई आपको शाजी क्या देना चाहता है, देवी कोटाई शहर देना चाहता है ना, तो मैं आपको देवी कोटाई शहर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के जितने भी इलाके हैं वो आपको दे देता हूँ, जिसकी सालाना आमदनी 36,000 रुपये थी, तो वो दे देता हूँ। आप हम पे हमला ना करें, आप वो ले लीजिए। अंग्रेज़ों ने शाजी को मद्रास में रख दिया और उसे वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, और प्रताप सिंह उसका नाम है, प्रताप सिंह से जो तंजावर के गद्दी पर बैठा हुआ था, उससे देवी कोटाई शहर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के तमाम इलाके अंग्रेज़ हासिल कर लिए। ये एक कॉन्सेप्ट तंजावर का। और एक जो वजह है, एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वुर, एक जो पढ़ना है हमें, और एक जो वजह है, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के नवाब का इंतकाल हो गया। तो अब उसकी गद्दी पे बैठना ना, उसका जानशीन कौन बनेगा? उसकी जानशीनी पर या उसकी गद्दी पर, नवाब की गद्दी पर बैठने के लिए 2 अशख़ास में झगड़ा शुरू हुआ। उन 2 अशख़ास के नाम है, एक नासिर जंग और एक मुज़फ़्फ़र जंग। नासिर जंग नवाब का बेटा था और मुज़फ़्फ़र जंग नवाब का नवासा था। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ कि मैं गद्दी पे बैठूंगा।
तो ये नासिर जंग मदद के लिए अंग्रेज़ों के पास गया या अंग्रेज़ों से मदद हासिल की, और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के पास मदद के लिए गया। एक तरफ अंग्रेज़ और एक तरफ फ्रांसीसी दोनों में जंग हुई। जंग का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिए। अंग्रेज़ कर्नाटक में डोमिनेंट हो गए और फ्रांसीसी हैदराबाद में डोमिनेंट हो गए। तो ये कुछ वजूहात थी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की देसी रियासतों की सियासत में दखलंदाजी करना ही कर्नाटक की दूसरी जंग की वजह बनी। आइए दोस्तों, अब हम कर्नाटक की तीसरी जंग पढ़ेंगे। तो कर्नाटक की तीसरी जंग की तारीख़ है 1758 से लेकर 1763 तक, मतलब 1758 टू 1763। इसकी वजह क्या थी? देखिए, यूरोप में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान एक जंग शुरू हुई जिसे हफ्त साला जंग कहते हैं, क्योंकि वो जंग 7 साल तक चली। वहाँ यूरोप में 1756 में शुरू हुई, 1756 में शुरू हुई यूरोप में वो जंग, और 7 सालों तक चली, इसीलिए उस जंग को हफ्त साला जंग कहा जाता है। बाद में वो जंग 1763 में 7 साल के बाद पेरिस मुआहदे के तहत उस जंग का खात्मा हुआ और जंग रुक गई, ख़त्म हो गई। 7 साल के बाद हफ्त साला जंग का खात्मा पेरिस मुआहदे के तहत हुआ। वहाँ जब जंग शुरू हुई तो उसके असरात हिंदुस्तान पर भी पड़े। फ्रांसीसियों ने एक शख्स को जिसका नाम काउंट डी लाली था, उसको हिंदुस्तान को फ्रांसीसियों का गवर्नर बनाकर इस गर्ज से भेजा कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को नीचा दिखाए या अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दे। ये सोचकर, इस ख़याल से, इस वजह से फ्रांसीसियों ने काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर, फ्रांसीसियों का गवर्नर बनाकर हिंदुस्तान को रवाना किया। काउंट डी लाली आया और आकर यहाँ पे मशरक़ी साहिल के पास एक फ़ोर्ट था, फ़ोर्ट सेंट डेविड, जो अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। उसने, काउंट डी लाली ने फ़ोर्ट सेंट डेविड को हासिल कर लिया, यानी फ़तह कर लिया, हासिल कर लिया, अंग्रेज़ों से छीन लिया, और फिर मद्रास का मुहासरा करने की तैयारियां शुरू करा। यानी मद्रास को हासिल करने, क्योंकि मद्रास में अंग्रेज़ डोमिनेट थे। जैसे हमने कर्नाटक की दूसरी जंग में पढ़ा कि मद्रास में अंग्रेज़, कर्नाटक और मद्रास में अंग्रेज़ डोमिनेट हो गए और हैदराबाद में फ्रांसीसी डोमिनेट हो गए। तो जब काउंट डी लाली यहाँ पे आया और ये फोर्ट हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद मद्रास पर हमला करने की कोशिश करने लगा, मद्रास की पर हमला करने की तैयारियों में लग गया। और इस गर्ज से जो हैदराबाद में जो इनका शख्स था, कमांडर बुस्सी, BUSSY बुस्सी को वो बुला लिया मद्रास पे हमला करने के लिए। बुस्सी वहाँ से आया हैदराबाद से। तो जब हैदराबाद से बुस्सी इधर आ गया तो अंग्रेज़ों को वो जगह खाली दिखा रहे, यहाँ पे हम हमला करना चाहिए। तो वो बुस्सी जब हैदराबाद से यहाँ आ गया इस तरफ, तो अंग्रेज़ों ने हैदराबाद से फ्रांसीसियों को खात्मा कर दिया। जो इलाके फ्रांसीसियों के थे उन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। इन द ईयर 1760, 1760 में अंग्रेज़ों के अफसर आयरकोट, कमांडर, जो मिलिट्री का कमांडर था, अंग्रेज़ों की तरफ से कायद जो था आयरकोट था और फ्रांसीसियों की तरफ से बुस्सी था। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक जंग हुई जो पांडिचेरी के करीब वंडीवाश एक मुकाम है, वंडीवाश मुकाम पर वो जंग हुई। उस जंग को
वंडी वाश की जंग कहा जाता है, जो 1760 में हुई। अंग्रेज़ों की तरफ से एयरकोट था और फ्रांसीसियों की तरफ से बुस्सी था। उस जंग में अंग्रेज़ों को फतह हुई और फ्रांसीसियों को हार हुई, शिकस्त हुई। बुस्सी को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद में 1761 में काउंट डी लाली ने पौंडीचेरी में अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल दिए, यानी सरेंडर हो गया। इन कर्नाटक की जंगों से, देखिए अहम बात याद रखिए, कर्नाटक की जंगों से फ्रांसीसियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो इलाके इनके कब्जे में थे वो इलाके सब इनके हाथ से छूट गए। हाँ, कुछ इलाके में जैसे पौंडीचेरी है, वहाँ पे मुख्तस होकर रह गए कौन? फ्रांसीसी। और तमाम इलाकों पे अंग्रेज़ डोमिनेंट हो गए, अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। फ्रांसीसियों को एक बड़े इलाके से अपना हाथ धोना पड़ा और हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत होते होते रह गई। क्यों? उसकी वजह यह थी कि फ्रांसीसी जंग को अहमियत दिए, लड़ाई को अहमियत दिए, अंग्रेज़ों से भिड़ने को अहमियत दिए, लेकिन अंग्रेज़ तिजारत को अहमियत दिए और जंग को सिर्फ अपना डिफेंस समझे, अपनी तिजारत के लिए डिफेंस का काम करने लगे वो जंग को। तो इस वजह से अंग्रेज़ डोमिनेंट हुए और फ्रांसीसी यहाँ से ख़त्म हो गया, सिवाय एक चंद इलाकों में मुख्तस होकर रह गए। बाद में वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। तो आइए दोस्तों, अब हम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी इक़्तिदार की तौसी पढ़ेंगे, यानी उनकी वसात, फैलाव अंग्रेज़ों की डोमिनेंसी को पढ़ेंगे। कैसे, उसकी वजूहात क्या हैं देखिए। जैसे अंग्रेज़ों को एक चीज़ दी गई थी, दस्तक, मुग़ल सल्तनत की जानिब से एक सर्टिफिकेट समझ लीजिए, दस्तक जिसे कहा जाता था, एक सर्टिफिकेट दी गई। दस्तक की वजह से वो लोग आज़ादाना तिजारत कर सकते थे। ये अंग्रेज़ जो है इस दस्तक सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करने लगे, यानी दस्तक का, इस परवानगी का गलत इस्तेमाल करने लगे और निजी तिजारत का आगाज़ किया। और इसकी वजह से ख़ास तौर पर बंगाल की बात करेंगे हम, तो बंगाल में जो सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था, उसे नुकसान उठाना पड़ा। और अंग्रेज़ जो है अपने मकानात, अपने कोठियों के इतराफ़ किले बनवाना शुरू किए, किले तामीर करवा रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने उनसे कहा कि आप किला मत बनाइए, आप हिसार मत बनाइए। तो अंग्रेज़ों ने उसकी न सुनी और अपने काम को जारी रखा। तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से कासिम बाज़ार और फोर्ट विलियम छीन लिए, वापस ले लिए। तो जिसकी वजह से मद्रास से रॉबर्ट क्लायू बंगाल आया और बंगाल आकर फोर्ट विलियम पर कब्ज़ा किया, हमला करके वापस ले लिया। और सिराजुद्दौला अपने जो अफसरान थे, जैसे मीर जाफ़र है, राय दुर्लभ हैं, ये इनसे नाइत्तेफ़ाक़ी मोल लिए हुए थे, इनमें नाचाकियाँ हो गई थी। ये अफसरान थे, कोई ख़जानची था, कोई मीर बख्शी था, तो इनको वो इस ओहदे से हटा दिए सिराजुद्दौला ने। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से एक मुआहिदा कर लिया, क्या भाई, कि हम सिराजुद्दौला पर हमला करेंगे, उसकी फ़ौज से टक्कर लेंगे। अब ऐन जंग के वक्त जंग से अलग हो जाइए, सिराजुद्दौला का साथ मत दीजिए, बल्कि हमारा साथ दीजिए। तो मीर जाफ़र ने ये बात मान ली और ये तय पाया जंग के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तय पाया 23 जून 1757 ईस्वी को, यानी 1757 को अंग्रेज़ सिराजुद्दौला पर हमला कर दिए। ऐन जंग के वक्त मीर जाफ़र अपनी फ़ौज की टुकड़ी लेकर अलग हो गया। वो जो जंग हुई प्लासी के मुकाम पर हुई, जिसकी वजह से इस जंग को जंग प्लासी कहा जाता है या प्लासी की जंग कहा जाता है। प्लासी की जंग कब हुई?
23 जून 1757 को हुई। सिराजुद्दौला गिरफ्तार हुआ और मारा गया। मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना, परगना कहते हैं इलाका, एक इलाके को एक परगना कहा जाता था, तो 24 इलाके, 24 परगना अंग्रेज़ों को बतौर जागीर दे दिया। उसके बाद में ये अंग्रेज़ ही सब कुछ करते थे। ये मीर कासिम भी कठपुतली था अंग्रेज़ों के हाथों में। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मीर कासिम अपने दबदबे को बताना चाहा, अपने इख्तियारात को अंग्रेज़ों पर लागू करना चाहा, तो वो लागू नहीं कर सका। ऐन इसी वक्त जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में था, उसको वापस बुला लिया गया, वो वापस चला गया। रॉबर्ट क्लाइव चला जाने के बाद यहाँ के जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद है। मीर जाफ़र को नवाबी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी अब कुछ दिनों तक रहा ऐसे ही कठपुतली बन के रहा। फिर वो अपने असर और रसूख को, अपने अहकामात को अंग्रेज़ों पे नाफिज करना चाहा, अंग्रेज़ों पर लागू करना चाहा, तो अंग्रेज़ फिर इसको हटा दिए, इसको नवाब बना दिए। मतलब मीर कासिम को फिर हटा दिए नवाबी से और मीर जाफ़र को नवाब बना दिए। मीर कासिम क्या किया, अरे मुझे नवाबी के ओहदे से निकाल दिए, मुझे नवाब था, मैं नवाबी से निकाल दिया गया, तो मैं अंग्रेज़ों से बदला लूँगा, अंग्रेज़ से बदला लूँगा और उनसे जंग करूँगा। ये सोचकर मीर कासिम औध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। शुजाउद्दौला और मुग़ल सल्तनत के उस वक्त के बादशाह शाह आलम सानी, उनके पास गया। शुजाउद्दौला, शाह आलम सानी और मीर कासिम तीनों अलाइंस हो गए, तीनों की फ़ौजें एक हो गईं, तीनों मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला किए। कब किए? 1764 में, इन द ईयर 1764 में। वो मुकाम कौन सा था? बक्सर का मुकाम था, बक्सर का मुकाम था। इसलिए इस जंग को बक्सर की जंग कहा जाता है। बक्सर की जंग 1764 में हुई। किन किन के दरमियान? शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सानी एक तरफ थे और अंग्रेज़ एक तरफ थे। अंग्रेज़ फ़ौज का जो कमांडर था वो हेक्टर मिनरो था। हेक्टर मिनरो जो है अंग्रेज़ फ़ौज का कमांडर था। दिनों के बाद में, यानी 1765 में, एक साल के बाद, इस 1764 में भी 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो वापस गया था बंगाल से, वापस गवर्नर बनकर आया। अंग्रेज़ों की जानिब से रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनकर आया और वो आकर मुग़ल सल्तनत के शाह आलम सानी से एक फरमान हासिल किया जिसे हक़ दीवानी कहते हैं, दीवानी का हक़ कहते हैं। दीवानी का हक़ मतलब क्या था? वो भी एक सर्टिफिकेट समझ लीजिए, वो एक सनद समझ लीजिए कि उस हक़ की वजह से अंग्रेज़ उड़ीसा, बंगाल और बिहार में टैक्स उसूल कर सकते थे, टैक्स उसूल कर सकते थे, महसूल उसूल कर सकते, लगान चंगी उसूल कर सकते थे। तो वो दीवानी का हक़ शाह आलम सानी से रॉबर्ट क्लाइव हासिल किया। और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आकर 1765 में और एक काम ये किया कि उसने दोहरी हुकूमत नाफिज की, डबल गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, डबल गवर्नमेंट यानी दोहरी हुकूमत नाफिज की। फिर वो यहाँ पे डोमिनेंट होकर बंगाल में बहैसियत गवर्नर रहा। अजीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे और आपके दोस्त अहबाब इन वीडियोस से इस्तेफादा। और पहले के वीडियोस हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से इससे पहले की वीडियोस हासिल कर सकते हैं।
انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.